आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जितना भी क्वेश्चंस आपको जो है बता रहे हैं काफी मस्ट इंपोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसे याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। तो चलिए टाइम को बिना गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और याद रखिएगा इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही फायदा करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पूछा गया, वह है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 जो है इसमें कितना बार आएगा इसका गुणनखंड में। तो 156 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से इसे आप काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 78, यहाँ पर हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 दूना 156 होता है, फिर इसे 2 से कटिएगा तो आपका यह हो जाएगा यहाँ पर 39 हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप यहाँ पर 3 से कटिएगा तो ये 13 मर्त में। इसमें देखिए आपसे केवल 2 से जो है देखना है कि 2 इसमें कितना बार आया, तो 2 जो है केवल इसमें 2 बार आया, यानी 2 के 5 2 और गुना 3 और गुना 13 लिखिएगा। लेकिन देखिए 2 इसमें कितना बार आया है, 2 बार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन ए आप बता रहे हैं तो आपका 110% जो है करेक्ट आंसर है। इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल जो है इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए कोमा बी गुना लसा ए कोमा बी का बराबर होगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। तो बराबर आपका नीचे क्या है जी, ए इंटू बी है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से ए बी के उधर लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा जी, ए बी, यानी ये किसके बराबर हो रहा है, ये किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। इसे याद करके रखिएगा, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको वहां पर वो मेरे सीट में रख दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है निम्नलिखित में कौन युग्म जो है स्वाभास है, यानी ये 4 जो ऑप्शन जो दिया गया है संख्या का युग्म, इसमें कौन ऐसा युग्म है जिसका मौसा हमेशा जो है 1 होना चाहिए, हमेशा मौसा जो है 1 होना चाहिए। मतलब वह सभी संख्याएं जिनका मौसा हमेशा 1 होता है वही आपका स्वाभास संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 18 और 25 ऐसा जो है आपका, या दोनों जो है संख्याएं है जिनका मौसा निकालिएगा तो वो आपका 1 आएगा। जैसे निकाल कर यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसको यहाँ पर तोड़िएगा तो 2 गुना आपका 3 गुना यहाँ पर 3, इसका गुणनखंड होगा 25 का क्या हो जाएगा जी, 5 गुना 5। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों मिलेगा वही ना, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में तो हल्का मचा ही देना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक को ही हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटने के अलावा अन्य और किसी भी संख्या से कटता है वही आपका होता है यौगिक यानी भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए इसमें जो है 21 जो है ऐसा आप एक संख्या लिखा गया है जो आपका 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और आपका अन्य संख्या से भी, जैसे 7 से कटेगा, आपका यह 3 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा भाज्य अभाज्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है निम्नलिखित में कौन जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे यानी खुद से कटेगा वही आपका होगा अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, इसमें 31 ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और नहीं तो 31 से ही कटेगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर है। प्यारे मेरे शेर और सनिया, इस क्लास को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स गणित में कमजोर है, मैथ में कमजोर है, उनका जो है कमजोरी जो है दूर हो और वे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। प्लीज आप सभी अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि अब 50 में 50 जो है मिशन स्टार्ट हो गया है। मेरे प्यारे शेर और सनिया, ये सब जो है आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है दो संख्याओं का मौसा। दो संख्याओं का मौसा यहाँ पर 27 एवं लौसा जो है 162 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है यहाँ पर 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मौसा यानी आपका दिया गया है एचसीएफ दिया गया है कितना जी, 27। लौसा यानी एलसीएम जो दिया गया है वो कितना दिया गया प्यारे शेर, 162 दिया गया। ठीक है, और है एक संख्या, मान लीजिए पहली संख्या आपका क्या है जी, 54, यहाँ पर ए है और ये जो दिया गया आपका 54। बी बताना है, यानी दूसरी संख्या मान लीजिए नहीं पता है, तो दूसरी संख्या बी बराबर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे शेर, एचसीएफ। एचसीएफ गुना आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बाटा आपका यहाँ पर पहली संख्या। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका देखिए एचसीएफ कितना है मेरे प्यारे शेर, यहाँ पर कितना है जी 27 है, और एलसीएम कितना है जी 162 है। और ध्यान दीजिए पहली संख्या कितना है इसमें 54 है, तो यहाँ पर 54 लिखिए। ये 27 कम 27, 27 दूना 54, इससे 2 से कटेगा तो ये आपका 81 मर्त में कट जाएगा, यानी आपका दूसरी
दूसरी संख्या क्या आ जाए मेरे प्यारे से, यहाँ पर आपका 81 आएगा और ऑप्शन डी में दिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और अगला जो क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर संख्याएं 12, 15, 21 का मस यानी एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 12 का गुणनखंड 2 गुना यहाँ पर 3 होगा। एक 15 का ऐसे लिखिएगा 3 गुना 5 लिखिएगा, ठीक है प्यारे से। और यहाँ पर 21 का हो जाएगा यहाँ पर 3 गुना आपका 7 का 21 होता है। अब देख लीजिए इसमें क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वही ना एचसीएफ होगा। तो इसमें केवल जो है इसमें जो है केवल 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा। और 3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 आपका करेक्ट होगा ही, यह मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाएगा। तो परमेय संख्या वही होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में दिया गया आपका यहाँ पर √144, मेरे प्यारे से दिया गया है √1 बटा 144। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल क्या होता है जी 12। इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं 1 बटा 12 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या होगा जी अपरमेय संख्या होंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए परमेय होगा, यानी आपका √1 बटा 100 यहाँ पर 1 बटा 144। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर √1 बटा 144, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रियल में जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या है जी, इसको हम सही करते रहे, यहाँ पर √1 बटा 144 है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जो है परमेय संख्या, पाई हमेशा अपरमेय होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय होगा, ये तो अपरमेय होगा ही। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर √16 और बाटा यहाँ पर 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 4 बटा 5 क्या हो जाएगा जी आपका परमेय होगा। इसी p बटा q ग्रुप में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बता रहे हैं, आपका समझिए 110% करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। मेरे प्यारे से किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर आपसे कहा जाए a के पावर 0 और गुना b के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा। तो उसी तरह आपका 8 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1। 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 ही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचेगा ही मचेगा, बिल्कुल विश्वास कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन सब आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है √3 एक है। √3 क्या है जी आपका अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कहां पे है जी, ऑप्शन सी में। √3 √2 √5 ये सभी जो होती है आपका अपरमेय संख्याएं होती है। सिद्ध करने के लिए पक्का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करे कि √2 या √3 या √5 या √7 जो है अपरमेय संख्या है। पक्का 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जो है परमेय संख्या है। 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कौन जो यहाँ पर जो है परमेय संख्या है। ये तो आपका अपरमेय ये नहीं होगा, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। और यहाँ पर सी में दिया गया है 2 √3 और बाटा यहाँ पर √3। या √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, परमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसे हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं, समझिए आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। मेरे प्यारे से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्ट लिखिएगा x² - 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर x² बराबर निकालिएगा तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस लगाइएगा और रूट डाल दीजिएगा। x बराबर आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा और एक आएगा -√3, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में यही सब आएगा ही। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए x² - 5 का तो डायरेक्ट x बराबर यहाँ पर +√5 और एक जो है एक लगा दीजिएगा -√5। अगर आपसे पूछा जाए x² - 2 का तो डायरेक्ट x बराबर यहाँ पर लिखिएगा +√2 और -√2। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट बना देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन हुआ है बहुपद ax² bx + c यहाँ पर ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है जी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ax² bx + c ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वो परवलय होता है, परवलय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। मेरे प्यारे से 2 को शून्यक दिया रहेगा और उससे पूछा जाएगा कि शून्य की यहाँ पर बहुपद की संख्या कितनी है, तो अनगिनत हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। अगर इसके स्थान पर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 दिया रहता तो भी अनगिनत
अनगिनत होगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 12 दिया रहता तो अभी अनगिनत, मतलब 2 को शून्य दिया रहेगा। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए उसे कितना बहुपद की संख्या होगी, तो मार दीजिएगा अनंत, अनगिनत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और वह है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, ध्यान दीजिए कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 6 और 2 हो तो द्विघात बहुपद। यहाँ पर समझिए कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया, द्विघात बहुपद का गुणनफल और योगफल नहीं, शून्यक दिया गया, यानी अल्फा का मान इसमें क्या हो जाएगा? 6 होगा और बीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से? 2 होगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर आपका 8 होगा, तो 8 लिख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब कह रहा है द्विघात बहुपद, बताइए मेरे प्यारे से फॉर्मूला होता है ना x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा होता है ना। यहाँ पे लिखिए x² माइनस फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा कितना है जी? 12 है, तो 12 लिखिए, 12 नहीं है जी 8 है, 8 है, 8 है, 8 लिखिएगा, 8 लिखिएगा और इंटू एक्स लिखिएगा और आपका अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है तो 12, ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 8x और प्लस यहाँ पर 12, कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए, x² माइनस 8x प्लस 12, x² माइनस 8x प्लस 12, यानी ऑप्शन डी में दिया गया तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी बता रहे तो समझिए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे, यानी इसका शून्यक निकालिएगा तो क्या आएगा? धनात्मक ऋणात्मक। इसको तो बहुत बड़ा बनाए हुए, ध्यान दीजिए ऋणात्मक होगा लेकिन कैसे होगा? y² या इससे इसके आगे कुछ नहीं तो कितना? 1 से 55 में क्या कर दीजिएगा? गुना कीजिएगा तो 55 होगा, इसको कटाइएगा तो 5 से तो 11। इसको ऐसे 2 भाग में आपको सजा देना है कि जोड़ने घटाने पर 16 आना चाहिए और क्या करना? आने आपका गुना करने पर 55 कहेगा सर 11y और प्लस 5y लिख दीजिए और प्लस यहाँ पर 55। ये देखिए ध्यान दीजिए इसमें देखिए तो कॉमन क्या है? y कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 11 और इसके बाद इसमें प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो यह जो है इसके जैसा बन जाएगा, नहीं तो ये आपका यहाँ पर 11 होगा। अब ये दोनों के बदले में 1 लिखना है, तो y प्लस 11 और उसके बाद क्या करना है? y प्लस 5 लिख देना है, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 0 को बराबर करके हल कीजिए, y प्लस 11 को 0 को बराबर, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर -11 और उसको हल कीजिए y प्लस 5 बराबर 0, यानी y बराबर आपका आएगा यहाँ पर -5। ये देख रहे हैं कि दोनों जो शून्यक निकाल रहे हैं वो दोनों जो है आपका माइनस में नेगेटिव आया, तो क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे से? दोनों ऋणात्मक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए बता रहे हैं तो समझिए आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए प्यारे से। अगला जो क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर द्विघात बहुपद px = x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक आपका अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? समझिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है, यानी आपका c/a। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। कहिएगा सर c का मान इसमें आपका कितना है जी? 10 है और a यहाँ पर पूछना है तो कितना है? 1 है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 10 होगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन सबके एग्जाम में पक्का 110% पूछा ही जाएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए हुआ है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी होगा जब यह n विषम पूर्णांक होगा, n विषम पूर्णांक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद करके रखिएगा n विषम पूर्णांक होगा तभी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए हुआ है यहाँ पर यदि बहुपद px का एक शून्यक यहाँ पर 2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में दिया गया है तो माइनस वाला होगा, प्लस में दिया गया है माइनस वाला, यानी क्या हो जाएगा आपका x-2 होगा, x-2 होगा। जब इसका आप शून्यक निकालिएगा तभी ना आपका यहाँ पर 2 आएगा, यानी आपका x-2 प्लस में दिया रहेगा माइनस वाला, माइनस में दिया रहेगा प्लस वाला। देख लीजिए आपका माइनस वाला कहाँ पे है जी? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए। माइनस में दिया रहेगा तो प्लस वाला और प्लस में रहेगा तो माइनस वाला, यानी आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि समीकरण kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो यानी k का मान कितना रहेगा जब आपका इस समीकरण निकालेगा? कोई हल नहीं होगा। मेरे प्यारे से इसको यहाँ पर निकालिए a1/a2। देखिए इसमें a1 का मान कितना है? k है और a2 देखिए तो इसमें कितना है? 6 है। उसके बाद लिखिए b1/b2, तो b1/b2 ध्यान दीजिए b1 का मान कितना है जी? -5 है और b2 कितना है? 2 लिख दीजिए। उसके बाद c1/c2, c1 का मान देखिए तो कितना है? 2 है और c2 का मान कितना है जी? यहाँ पर आपका c2 कितना है? 7 है। अब करिए क्या a1/a2 को जो है किसके बराबर करके हल कर दीजिए? ये दोनों इसके बराबर करके हल कीजिए, इसके बराबर करके a1/a2 को b1/b2 के बराबर करके हल कीजिए। अच्छा a1/a2 को c1/c2 के बराबर करके हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर a1/a2 को जो है बराबर करके हल कीजिए किसको? b1 और b2 को ही, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट वैल्यू लिख कर हल कीजिए।
k बटा 6। और ध्यान दीजिए k नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें k बराबर आपका दिया गया है। ध्यान दीजिए k सब बराबर दिया गया, लेकिन रियलिटी जो है इसका जो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए वो आपका जो भी आए वो k नॉट इज इक्वल टू आएगा। आप यहाँ पर जो है सोल्यूशन करें और लास्ट में आपको बताएंगे क्या लिखना है, ठीक है। चलिए लिख दीजिए k बटा 6 और यहाँ पर आपका माइनस क्या हो जाएगा जी, -5/2, तो -5/2 लिखिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसे में गुना कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2k और यहाँ पर आपका इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपका 30 होगा और इससे 2 से कटाएगा तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 25 30, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका क्या आ जाएगा जी, -15 आएगा, -15, लेकिन एक्चुअल में आंसर जो होना चाहिए के नॉट इज इक्वल टू -15 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया तो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर हम बना देना है, ठीक है। एक्चुअल में जो आंसर होना चाहिए के नॉट इज इक्वल टू -15, ठीक है, यानी के का जो मान जब -15 नहीं रहेगा तभी इसका जो होगा -15 के बराबर नहीं रहेगा, तभी समीकरण निकाल के जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए है रैखिक समीकरण यहाँ पर युग्मत समीकरण में a1/a2 बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए a1/a2 बराबर है b1/b2 का और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो इस समीकरण इस स्थिति में समीकरण युग्म होता है। मेरे प्यारे से याद रखिएगा जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये भी बराबर होता है c1/c2 के, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय जो होता है आपका आश्रित और संगत दोनों होता है, आश्रित संगत दोनों होता है, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा ए एंड सी होगा, ए एंड सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आश्रित और संगत दोनों होता है, आश्रित और संगत दोनों होता है, ये दोनों बात को याद रखिएगा। यहाँ पर 2 को दिया गया जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए और सी होगा, यह जो है आश्रित और संगत दोनों होता है, ठीक है, संगत। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर रैखिक समीकरण यहाँ पर a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में a1/a2 यहाँ पर ध्यान दीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण नहीं होगा। मेरे प्यारे से आपको हम बताए हुए हैं जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है और यह क्या होता है जी, संगत होता है, संगत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए है यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल जो है असमान और क्या हो वास्तविक होंगे जब d बड़ा होगा 0 से, यानी आपका b² - 4ac बड़ा होगा यहाँ पर 0 से। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी लगा दीजिए। इसमें देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सभी काफी मस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, रिविजन के पर्पज से आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सभी पूछे जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। 50 में 50 आपका करेक्ट होगा, आप बिल्कुल जो है कन्फर्म रहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का जो है आप ये मत नेगेटिव बात सोचिए कि हमारा जो है 50 में 50 नहीं आएगा, 110% गारंटी दे रहे हैं कि आपका 50 में 50 आएगा ही, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो देखिए मेरे प्यारे से मूलों की प्रकृति जब भी पूछेगा तो d आपको पता होना चाहिए, यानी d निकाल लीजिए। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b का मान इसमें देखिए तो कितना है जी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए -4 और a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है और c का मान देखिए तो कुछ नहीं तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 1 है जी 1 है, तो 1 लिखिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इससे गुना कीजिएगा तो ये 4 होगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा जी 12 आएगा, क्या आएगा जी 12 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, ठीक है, और यहाँ पर 4 फॉर्मूला से a का मान कुछ नहीं है तो कितना है 1 है और यहाँ पर c का मान कितना है जी आपका यहाँ पर 1 है, तो 16 में से 4 घटाएगा तो 12 आएगा। और ध्यान दीजिए यह क्या आया d जो है 0 से बड़ा आया, तो मूल क्या होगा वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए हुआ है द्विघात समीकरण x² - 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 का विवेक कर, यानी आपका विवेचक क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सबको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए d इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac, b का मान देखिए इसमें -15 है तो -15 का स्क्वायर कीजिए, माइनस आपका फॉर्मूला से 4 का 4 लिखिए, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और c देखिए तो कितना है जी 50 है तो 50 लिखिएगा। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये गुना कीजिएगा तो ये 200 होगा, घटाइएगा तो आपका 25 आंसर आएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका
करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे शेर और सनिया। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आप जितना पढ़ लिए हैं उतना कंप्लीट कर लीजिए, आप जो बता रहे हैं इतना कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में गर्दा मचाइएगा आप ही, अदर कोई नहीं गर्दा मचा सकता है, क्योंकि मेहनत कीजिएगा आप तो गर्दा कौन मचाएगा, कौन 50 में 50 सॉल्व करेगा, आपका आप ही का होगा, दूसरा किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेहनत आप की है तो दूसरा किसी से हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, वो है यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो 0 और 50 के बीच टोटल विषम संख्या कितना है जी, 25 है, और विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है कितना जी, n² होता है। तो 0 और 50 के बीच टोटल कितना संख्या, 25, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा इसका योगफल, तो 625 होगा जी। तो कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, और अगला जो क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद। सबसे पहले इसमें एक कितना होगा आपका, 10 होगा, तो 10 लिखिए। डी क्या हो जाएगा, 7 में से 10 को घटा दीजिए, तो 7 में से 10 को घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। अब कह रहा है 30वां पद यानी ये 30, कहते हैं ना आपसे पूछा जाएगा अगर 30वां पद a + 29, एक कम करके लिखिएगा तो लिखिएगा a प्लस यहाँ पर 29d। ठीक है प्यारे से, a का मान देखिए तो 10 है तो 10 लिखिए, 29 का 29 लिखिए, और d कितना निकाले, -3 निकाले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यह 10 और 29 दिया कितना होता है जी, -87, घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -77। देख लीजिए -77, कोईगा सर माइनस नहीं दिएगा, माइनस में दिया रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, -77 है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माइनस में आपका ऑप्शन यहाँ पर बना लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर समांतर श्रेणी -3 और -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए a का जो मान है इसमें कितना है जी, -3 है, d का मान क्या हो जाएगा, -1/2 में से -3 को घटा दीजिए, d निकल जाएगा, यहाँ पर -1/2, और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना, 1, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो आपका -1 होगा, क्योंकि माइनस में। ठीक है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 मत में 2 3 कितना होगा, 6, यानी 5 बटा आपका कितना आ जाएगा जी, 2 आएगा। अब कर रहा है इसका 11वां पद यानी a11, फार्मूला लिखिए क्या हो जाएगा, a + 10d, एक कम करके लिखा जाता है ना प्यारे शेर और नहीं लिखा जाता, कहेगा हाँ सर लिखा जाता है। a का मान देखिए तो -3 है, प्लस का यहाँ पर +10 लिखिए, और d कितना निकाला है जी, 5/2, तो 5/2 लिखिए, या 2 से कम अर्थ में कट जाएगा, या 2 से 5 अर्थ में कट जाएगा। ठीक है, और -3 और 5 25, 5 से 5 में गुना करिए 25 होगा, और 25 में से -3 को घटाइएगा तो 22 आ जाएगा। देख लीजिए 22 कहाँ पे है, 22 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा जो है 12 cm है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। मेरे प्यारे से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, याद करके रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला है, यानी ऊंचाई निकालने के लिए इसी सूत्र का जो है यूज किया जाता है, √3/2 × a का मतलब भुजा, यानी √3 लिखिए और नीचे लिखिए 2a मतलब यह भुजा जो दिया गया उसको लिखिए, 12 cm दिया गया तो 12 cm, या 2 से कटेगा 6 मत में कट जाएगा, यानी 6√3 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। देख लीजिए 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी बता रहे, समझिए आपका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, और वह है त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दीजिए त्रिभुज एबीसी में, यह थेल्स पर में है जी, हेल्प प्रमेय पर बनेगा। त्रिभुज एबीसी में जो है डी समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी के, एडी का मान 2 और डीबी का मान 3, तो कह रहा है ए बटा इसी, ए भी 2 होगा और ये भी 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बटा इसी क्या होगा मेरे प्यारे से, ए बटा इसी क्या हो जाएगा, कहेगा सर इतना ही होगा ना, 2/3 होगा। तो देख लीजिए 2/3 कौन सा ऑप्शन में, 2/3, 2/3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और बिल्कुल मत डरिए, आपके क्वेश्चन वही आएगा जो हमने पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं डरना है, 50 में 50 आपका करेक्ट होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या आपका 100 रहेगा और उसमें से बनाना है 50 आपके पास, तो यहाँ पर मल्टीपल जो है यहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वह है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु का कहलाती है। भाई मेरे याद करके रखिएगा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है आपका y निर्देशांक या कोटि। x अक्ष से पूछेगा उल्टा समझ लेना है, तो यहाँ पर कोटि कहते हैं या y निर्देशांक, तो कोटि दिया गया तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो समझिएगा करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, है बिंदु यहाँ पर 1, 5 किस चतुर्थांश में, भाई दोनों प्लस में, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ पर x डैश
वाई डैश यहाँ पर वाई, ये प्रथम चतुर्थांश क्या होता है जी, प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, प्रथम चतुर्थांश। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज है। इन त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, मेरे प्यारे सर आपको बोले है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा का अनुपात पूछेगा तो उसको ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। कहेगा सर बिल्कुल सर ऑपरेशन थिएटर में लेकर डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या है जी, 36 सेंटीमीटर पहले लिख दीजिए और नीचे लिखिएगा यहाँ पर 49 सेंटीमीटर, क्योंकि पहला त्रिभुज का वो क्षेत्रफल। या ध्यान दीजिए 36 का वर्गमूल क्या होता है जी, 6 होता है। और यहाँ पर 49 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे से, 49 का वर्गमूल क्या होता है यहाँ पर आपका 7 होता है। कहेगा सर सेंटीमीटर भी लिखिए, सेंटीमीटर। यह अनुपात निकाला जाता है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो 6 बटा ये क्या आ जाएगा जी, 7 आएगा। कहेगा सर ऑप्शन में इस तरह नहीं दिया गया, तो मेरे शेर यह 6:7 लिख दीजिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी लगा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, डरिए नहीं। जो पढ़े है उसको कंप्लीट कर दीजिए, जो पढ़ा रहे उसको कंप्लीट करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा ही दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है सूत्र यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 को क्या कहते हैं, प्लस प्लस का चिन्ह है, अंत विभाजन, अंत विभाजन, माइनस रहेगा तो बाह्य विभाजन, याद करके रखिएगा। अगर माइनस लग गया तो बाह्य विभाजन, अब प्लस प्लस तो अंत विभाजन लगा देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान हुआ है, बिंदु यहाँ पर P आपका दिया गया x, y की मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मेरे प्यारे से याद रखिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है और बिंदु यही दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हुआ है बिंदु यहाँ पर आपका P का निर्देशांक 6 -6 और 8 दिया गया, इसकी दूरी जो है मूल बिंदु से, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए ना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। आप देख लीजिए एक्स का मान कितना है, -6 है तो -6 का स्क्वायर कीजिए, और वाई का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा। अब इसका यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा जोड़कर, तो ये आपका यहाँ पर 100 होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा यहाँ पर 10 होगा। कौन सा ऑप्शन में 10 ही, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी बता रहे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका √3 दिया गया, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पर सोच लीजिए, यहाँ पर अपने मन में सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान जो है वो √3 होता है, कोई सर tan 60 का मान होता है, डी लगाकर बढ़ जाइए आगे। इसी प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना इतने तेजी गति से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है tan 60 का मान क्या होता है, मेरे प्यारे सर अभी ने बताया है tan 60 का मान √3 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन 18 बटा cos 72, मेरे प्यारे सर कहे हुए हैं आपसे साइन ऊपर रहेगा नीचे cos रहेगा और डिग्री में जो वैल्यू रहेगा जोड़िएगा 90 आ जाएगा, तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कुछ नहीं रहेगा तब 1 होगा, आगे यहाँ पर 2 लिखा रहेगा तो 2, 3 लिखा रहेगा तो 3, 4 लिखा रहेगा 4, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है tan a बराबर होता है, प्यारे से याद रखिएगा tan a बराबर जो होता है आपका क्या होता है, याद रखिएगा याद करके रखना है, tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो याद करके रखना है, tan a बराबर क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 6 जो फार्मूला होता है पूरा कोण वाला, याद करके रखना, आपके एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साइन cos tan आपका 6 होता है ना, ये पूरा कोण वाला, ये 6 को याद करके रखना है, एग्जाम में पक्का एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए बराबर, मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, यह जो बराबर होता है p/s के, क्या नहीं है इसमें, b नहीं है, निकाल दीजिए b, h में से h के स्क्वायर में से p के स्क्वायर को घटाइएगा तो b निकलेगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 घटाइएगा √7 आ जाएगा, यानी b आ जाएगा आपका √7। कह रहा है cos a बताइए, तो cos a बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए b/h, यानी आधार बटा कोण होता है, b का मान √7 निकाला है तो √7 लिखिए। h कितना निकाले हैं, h देखिए तो 4, यहाँ पर h जो है आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए, √7/4 कौन सा ऑप्शन में, √7/4 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी 2√3 मीटर है, तो लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन, मेरे प्यारे से ध्यान दीजिए, कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे, तो ऊंचाई का बात करेगा मतलब समझिएगा भाई, जहां भी छाया का बात करेगा मतलब समझिएगा नीचे के बात हो रहा है, ठीक है। 2√3 मीटर यह, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब कह रहा है कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, यह लंब हुआ यह आधार हुआ, किसका रिलेशन, tan का रिलेशन, यहाँ पर tan का रिलेशन a और b, यहाँ पर c मान लीजिएगा अपने मन से, कहेगा सर tan लगा दे, हाँ बिल्कुल लगा दीजिए, tan थीटा, यहाँ पर मान लीजिए अपने मन से थीटा डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, तो थीटा लगा दीजिए। अब यहाँ पर a b क्या हुआ जी, लंब हुआ, तो यहाँ पर लिखिएगा 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर यह bc क्या हुआ, आधार हुआ, तो इसको नीचे लिख दीजिए 2√3 मीटर, ध्यान दीजिए मीटर से मीटर कैंसिल, और
और 2 तिहाई या 6। उसके बाद ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी 3/√3, समझिए ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा जी आपका 3 ही आएगा। एग्जाम में आ जाएगा तो डायरेक्ट वहां पर यहाँ पर tan 60 लगा दीजिएगा, tan 60 का जो मान हो यहाँ पर डायरेक्ट 60 डिग्री लगाइएगा, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिएगा 60 डिग्री जो है लगा दीजिएगा, डायरेक्ट 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट बना देना है, देख लीजिएगा अगर 2-3 मीटर छाया दिया रहेगा और वहां पर उसकी ऊंचाई 6 तो डायरेक्ट 60 मार देना है, ये नहीं कि बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बनाए हुए हैं तो आपको कन्फर्म आंसर पता है, तो लगाने में क्या दिक्कत है, कन्फर्म आंसर पता रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और Q के तथा Q से केंद्र की दूरी 25 cm, वृत्त की त्रिज्या समझिए, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक स्पर्श, यहाँ पर यह त्रिज्या होता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दीजिए और यहाँ से केंद्र की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए O है केंद्र और यहाँ पर Q और यहाँ पर P। कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यह जो है आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्र से दूरी, यानी यह जो है आपका 25 cm है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ये बताना है। तो यह जो होता है कौन होता है, ये क्या होता है आधार होता है, यह क्या होता है आपका त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यानी लंब का कार्य करता है, ठीक है। तो ओपी कैसे निकालिएगा, कहिएगा सर 25 के स्क्वायर में से कर देंगे इसको, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखिए 24 सेंटीमीटर का, यहाँ पर लिखिएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके इसको यहाँ पर, अब देखिएगा यह जो वैल्यू इधर उधर लिखा है कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका, कॉपी पर जो है अच्छे तरीके से जो है ये नहीं कि उसको सजा कर यहाँ पर हल करना है, आंसर करेक्ट आना चाहिए, कॉपी पर बढ़िया से जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आपका राइट आना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 49, कितना आएगा जी 49 आएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, है यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 cm है तो वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए वृत्त है, इस पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींचा गया, इसका जो बीच की दूरी है वो टोटल आपका 12 cm दिया गया, ठीक है 12 cm। यह जो काम करेगा यह वृत्त के व्यास का काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा जी, वृत्त के व्यास का काम करेगा। तो वृत्त का व्यास d जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 cm हो जाएगा ना। और वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर फॉर्मूला होता है d/2, तो d का मान कितना है जी 12 cm, तो 12 cm लिख दीजिए, ठीक है, और 2 से भाग कीजिए, 6 मर्द में कट जाएगा, यानी 6 cm राइट आंसर होगा, 6 cm राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 cm है तो उसका त्रिज्या पूछेगा तो आधा कर देना है, 18 रहेगा तो आधा कर देना 9 हो जाएगा, 20 रहेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्पर्श रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा, चटाक दे क्या करना है आधा कर देना। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो अगर स्पर्श रेखा पूछ दिया तो 2 गुना कर देगा, अगर यहाँ पर त्रिज्या दिया रहा था और पूछ देता कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताइए तो 2 गुना कर दीजिएगा, और यहाँ पर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी दिया गया तो मेरे प्यारे शेर और सनिया, तो क्या कीजिएगा कर दीजिएगा 2 से भाग कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर 6 cm होगा। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, है यदि एक वर्ग का विकर्ण रूट यहाँ पर 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, मेरे प्यारे से वर्ग का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है √2a, और कितना दिया गया है 16√2 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और a को हम लोग क्या बोलते हैं जी वर्ग की भुजा ना बोलते हैं, तो 16 सेंटीमीटर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, मेरे प्यारे से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr², ऑप्शन सी हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr होता है, याद करके रखिएगा, और वृत्त की परिमिति होता है πr प्लस आपका 2r, या r इंटू आपका पाई प्लस 2 होता है, ये सबको याद करके रखना है, फॉर्मूला का जो है याद करके रखना है। एग्जाम में 20-25 नंबर का क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो याद करके रखना है, बिल्कुल जो है डरिए मत घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वह है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त का परिमाप 2πr होता है, अभी बताएं, वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² होता है, ये दोनों आपस में क्या है
बराबर है, पाई से पाई को कैंसिल कीजिए, इस स्क्वायर से इस आर को काट दीजिए, यहाँ पर 2 बराबर आर, आर कितना आया 2 आया, यानी आर जो है आपका 2 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में कहीं यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर अगर व्यास पूछ दिया, ध्यान दीजिए पूछा भी है, यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर अगर व्यास पूछ दिया तो डी बराबर 2r होता है, तो दुगुना कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कभी कभी यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर व्यास भी पूछता है, तो ध्यान दीजिए 2 सेंटीमीटर से क्या कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिएगा, आपका वृत्त का व्यास डी बराबर 2r होता है, तो 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नहीं, आप 2 मात्रा के निकाला है, तो उसका राइट आंसर 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा कहीं यहाँ पर व्यास न लिखा हो, अगर व्यास लिखा रहेगा तो दुगुना कर दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आप अपना मत दिखाइएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आंसर पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यास क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हुआ है 49 नंबर, 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, समझिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू दिया गया 64 पाई, सेंटीमीटर को भूल जाइए, पाई से पाई कैंसिल कीजिए, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64 हो जाएगा ना, आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में डालिए ना और उसके बाद इसको निकाल दीजिए, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। अब कह रहा है वृत्त का व्यास, तो यहाँ पर त्रिज्या निकाले हैं, वृत्त का व्यास डी बराबर क्या होता है 2r होता है, 2 का 2 लिखिए, आर कितना निकाले हैं 16 सेंटीमीटर, सॉरी आर कितना निकाले हैं जी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा वृत्त का यहाँ पर आपका व्यास 16 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 सेम त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो ध्यान दीजिए अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई आर प्लस 2r होता है, ये एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका, और फॉर्मूला r इंटू आपका पाई प्लस 2 होता है, ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा। r देखिए तो इसमें कितना दिएगा 6 cm दिया है, तो r का मान 6 cm, यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस 2, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो पाई प्लस 2 को यहाँ पर रहने दीजिए और इसको ई बगल लिख दीजिए, हो जाएगा, देख लीजिए मिल जाएगा पाई प्लस 2 6 cm, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे से हम लोगों का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हो गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ा दिए हैं उसको कंप्लीट कीजिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है, पढ़िए, आपके एग्जाम में इसी सब में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, ठीक है।